नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम परीक्षा वाणी 2025 की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज हम इस सीरीज में कवर करेंगे। इससे पहले जब हमने परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कवर किया था वो 2020-21 में किया था, परीक्षा वाणी के 12वें संस्करण को किया था। अब इसका जो लेटेस्ट संस्करण है 16वां, उसको हम यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से और बहुत ही ज्यादा डीप में कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, समय के साथ आपका पैटर्न चेंज हुआ है, कई सारी चीजें अब आपसे और ज़्यादा डीप में पूछी जाने लगी हैं, कई सारी चीज़ें परीक्षा वाणी में भी इंक्लूड हुई हैं। तो चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके हम इनको कवर करेंगे, जैसे हमने पहले कवर किया था। अब की बार थोड़ा और डीप में कवर करेंगे और भी बेहतरीन नोट्स के माध्यम से पूरी परीक्षा वाणी को कवर कर जाएंगे। आज हम इस सीरीज की पहली वीडियो को कवर करेंगे। परीक्षा वाणी का जो दूसरा अध्याय है, जहां से चैप्टर्स की शुरुआत होती है, उस पूरे चैप्टर को खत्म हम करेंगे। आज की वीडियो में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों को देखेंगे, यहाँ के 13 जनपद कब बने, कैसे बने, उनकी बात करेंगे। यहाँ की शासन व्यवस्था से संबंधित विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान सभा जो रही, अंतरिम विधानसभा या विधानसभा चुनाव जो रहे, उनके अध्यक्ष जो रहे, उन सभी को डिटेल में कवर कर जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, नगर निकायों के बारे में, यानी जो आपका सेकंड चैप्टर है, क्योंकि पहले चैप्टर में संक्षिप्त अवलोकन आपका दिया गया है, उसके ऊपर एक अलग सी हमारी सीरीज आएगी, लेकिन वो बाद में आएगी। आज हम सेकंड चैप्टर को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन यहाँ पे होगा, क्योंकि पूरी परीक्षा वाणी का क्विक रिवीजन आप इस सीरीज के माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ये 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था, आप सभी जानते हैं। इसके गठन की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 1996 को हुई। यह घोषणा किसने करी थी? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, इनके द्वारा करी गई। तो गठन कब हुआ और घोषणा किसने करी और कब करी, बनता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया? उत्तरांचल नया राज्य जो बनना था, उसके लिए जो विधेयक आया, इसका नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, लोकसभा में यह पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। पेश किया गया था इसे 27 जुलाई को और 1 अगस्त को यह पारित हो गया था। राज्यसभा से यह कब पारित हुआ? राज्यसभा से 10 अगस्त को पारित हो गया था। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? के.आर. नारायणन। इन्होंने इस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कब किए? 28 अगस्त को किए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटे हैं और बेसिक डेटा है जो हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम इस पूरी सीरीज में पूरी परीक्षा वाणी को कवर करेंगे, तो बेसिक से बेसिक चीज और इंपॉर्टेंट और एडवांस से एडवांस चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको ऐसे ही टू द पॉइंट्स में मिलेंगे। जो उत्तराखंड राज्य बना, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए 28 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ। कौन से राज्य के रूप में बना? 27वां। ठीक है, किस क्रम के हिमालय राज्य के रूप में बना? तो 11वें हिमालय राज्य के रूप में बना। ठीक है, राज्य गठन के समय उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो जब उत्तराखंड बना सन 2000 में, उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी। पूरा नाम है हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कौन प्रधानमंत्री था, सरकार किसकी थी? तो एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे, यूपी के सीएम उस समय राजनाथ सिंह थे। ठीक है, राजधानी उस समय जब उत्तराखंड बना तो इसकी जो टेम्पररी राजधानी बनाई गई, अस्थायी राजधानी, वो बनाया गया देहरादून को। लेकिन आज की डेट में उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून हमारी शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, जो गैरसैंण है ये राजधानी बनी 8 जून 2020 को। घोषणा 4 मार्च को हुई थी इसकी, और आधिकारिक तौर पर जो नोटिफिकेशन यानी जो अधिसूचना जारी हुई वो 8 जून को हुई। ठीक है, जब नए राज्य बना यूपी से अलग होके, तो इसका नाम शुरुआत में उत्तरांचल था। उत्तरांचल से उत्तराखंड ये नाम 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया उत्तरांचल या उत्तराखंड से जुड़े हुए। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण अप्रैल 2001 में किया गया था। इन प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले आता है हमारा राज्य चिन्ह। जो राज्य चिन्ह हमारे जितने भी शासकीय काम होते हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। कैसा है राज्य चिन्ह? देखिए,
गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां इसमें दर्शाई गई हैं। इन 3 पर्वत चोटियों के बीच में गंगा की 4 लहरें दर्शाई गई हैं। मध्य में अशोक की लाट है। जो 3 पर्वत चोटियां हैं उनमें से बीच वाली के सामने अशोक की लाट को दर्शाया गया है, यानी जो अशोक चिन्ह है, और उसी अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये सत्यमेव जयते हमने किस उपनिषद से लिया है? मुंडको उपनिषद से लिया है। ठीक है। निचले भाग में नीले रंग से उत्तराखंड राज्य वहां पर अंकित है। तो ये हमारा राज्य चिन्ह है जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं। उन पर्वत चोटियों के बीच नीचे गंगा की 4 लहरें हैं और फिर नीचे लिखा गया है नीले रंग से उत्तराखंड राज्य। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हमारे राज्य पुष्प के बारे में। हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ब्रह्म कमल 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वेलेटा। ब्रह्म कमल किस कुल से संबंधित है? तो यह एस्टेरेसी कुल से संबंधित है। ठीक है। इस उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां, उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं जिसमें सोसूरिया ग्रैमिनीफोलिया एक है जिसे हम फेन कमल कहते हैं, लप्पा हो गया, सिमेसोनिया हो गया, ग्रासोफिफेरा हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब आपके ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं। ठीक है। जो उत्तराखंड में पाई जाती है मुख्य तौर पर फेन कमल। ठीक है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है कौल पदम। ठीक है। महाभारत में, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है। इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहते हैं और नंदा देवी का प्रिया पुष्प भी ब्रह्म कमल को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कथन वाले में बन सकते हैं कि ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहते हैं, बताइए ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, टू द पॉइंट नोट्स हैं। और अगर आप पूरे उत्तराखंड को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। इसके अलावा जो हमारी बुक वाइज एमसीक्यू की सीरीज चल रही है वो लगातार कंटिन्यू रहेंगी और जीएस की क्लासेस भी आपको लगातार देखने को मिलेंगी। जो ब्रह्म कमल है ये कब से कब खिलता है? तो ब्रह्म कमल आपका जुलाई से सितंबर के मध्य में खिलता है। ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। 70 से 80 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। यह है हमारा ब्रह्म कमल। किसका स्थानीय नाम क्या है? महाभारत में इसको क्या कहा गया है? कब से कब तक खिलता है? कितनी इसकी प्रजातियां हैं? भारत उत्तराखंड में कितनी हैं? दुनिया में कितनी हैं? वो सब हमने देखा। अगला जो राज्य चिन्ह है हमारा वो है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। इसे हिमालय का मयूर भी कहते हैं। किस ऊंचाई वाले इलाकों में मोनाल पाया जाता है? तो मोनाल 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है। जो मोनाल है बेसिकली ये मादा पक्षी होती है और इसी की नर प्रजाति होती है डफिया। ठीक है। यानी मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रकार के पक्षी हैं, बस फर्क इतना है मोनाल मादा है, डफिया नर है। ठीक है। मोनाल का स्थानीय नाम होता है मुनियाल या मनियाल। ठीक है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में इसे सुनाल कहते हैं, हिमाचल में नीले गुरु कहते हैं, सिक्किम में इसे चामदोंग, नेपाल में डंगन, भूटान में बुप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा हिमाचल में मोनाल को क्या कहते हैं, सिक्किम में क्या कहते हैं। ठीक है। जो मोनाल है ये किस परिवार या किस कुल से संबंधित है? तो ये आपके फेजेंट कुल से संबंधित है। ठीक है। उत्तराखंड में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां हैं जिसमें एक है इपेलस, एक है स्केलेट्री, एक है ल्यूरी और एक है आपका ल्यूफी फोरेंस। तो ये 4 प्रजातियां हैं, किसकी हैं? ये मोनाल की हैं। ठीक है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? ये क्वेश्चन पेपर में बना था। मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। आलू की कृषि को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसका प्रिय भोजन आलू है। ठीक है। मोनाल की पूंछ का रंग कैसा होता है? जो बेसिकली मोनाल होता है, मोनाल पक्षी होता है, ये नीले, काले, हरे इन सभी रंगों का मिश्रण होता है। इसकी जो पूंछ होती है वे हरे रंग की होती है। सिर के ऊपर मोर जैसी कलगी इनके ऊपर बनी होती है, इसीलिए इसे हिमालय का मयूर कहते हैं। ठीक है।
जो मोनाल है ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी तो है, साथ में ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, इसको भी ध्यान रखना। यह जो मोनाल है इसके बारे में एक विशेषता यह है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये जो अपने अंडे देती है चट्टानों के बीचों में जो थोड़े बहुत छेद बने रहते हैं, पेड़ों में जो छेद बने रहते हैं उनमें ये अपना अंडा देती है, घोंसले ये नहीं बनाती। ठीक है। मोनाल के बारे में एक और विशेषता ये कि अंडे सेने का काम जो मादा पक्षी होती है वो अकेले करती है, नर का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है। मोनाल को 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा जो IUCN होता है जो रेड डाटा बुक जारी करता है, इसने मोनाल को किस में रखा है? लाल श्रेणी में रखा है, यानी कि यह प्रजाति खत्म होने के कगार पर है, इसे लाल श्रेणी में रखा है। ठीक है। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार इनकी गणना 2008 में कराई गई, तब इनकी संख्या 919 थी। क्वेश्चन बनेगा क्योंकि कई बार उत्तराखंड में पुराने डेटा पूछ लिए जाते हैं। तो पहली बार उत्तराखंड में मोनाल की गणना कब कराई गई? 2008 में, तब इनकी संख्या पूरे राज्य में लगभग 900 के करीब थी। ठीक है। एग्जैक्ट पूछेगा तो 919। ये है हमारा राजकीय पक्षी मोनाल। अब रिवाइज करेंगे हमारे राज्य पशु कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किन ऊंचाई वाले इलाकों पर कस्तूरी मृग मिलता है? तो 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग हमें मिलते हैं। ठीक है। यानी उत्तराखंड में 3600 से लेकर 4400 ऊंचाई वाले इलाकों पर आपको कस्तूरी मृग मिलेंगे। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की भी 4 प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। क्वेश्चन बनता है इसका वैज्ञानिक नाम बताइए, तो मास्कस काइसोगास्टर। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या था? अभी हमने ऊपर देखा, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है। जो कस्तूरी मृग होता है इसका रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का होता है, उसके ऊपर काले पीले धब्बे बने होते हैं। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो कस्तूरी मृग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सूंघने की और इसके सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। बहुत तेजी से ये सूंघ लेता है और बहुत दूर से भी ये सुन लेता है। ठीक है। इसके पास सुरक्षा के लिए सींग नहीं होते हैं, इसके पास सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं। आमतौर पर जो हिरण होते हैं आपने देखा होगा उनमें दांत नहीं होते हैं, उनमें सींग होते हैं, लेकिन ये जो कस्तूरी मृग है इसमें सींग नहीं होते, सुरक्षा के लिए इनके पास 2 बड़े दांत होते हैं। ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी है? तो एक कस्तूरी मृग औसतन 20 वर्ष तक ही जीता है। ठीक है। कस्तूरी मृगों में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? ये 6 महीने की होती है। ठीक है। इनका प्रिय भोजन क्या है? तो कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन केदार पाती है। जैसे मोनाल को आलू काफी ज्यादा पसंद है, उसी प्रकार कस्तूरी मृग का जो प्रिय भोजन है वो केदार पाती है। ठीक है। जो कस्तूरी मृग हैं ये जाने जाते हैं इनसे प्राप्त होने वाली कस्तूरी के लिए। इनसे कस्तूरी प्राप्त होती है। यह कस्तूरी केवल नर कस्तूरी मृगों से मिलती है, इस चीज को ध्यान रखना। और एक बार आपने कस्तूरी प्राप्त कर ली तो 3 वर्ष के बाद ही आपको दोबारा मिलेगी। यानी केवल नर कस्तूरी से मिलती है और 3 साल में एक बार मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते, हर महीने या हर साल मिलेगी। 3 साल में एक बार मिलती है। ठीक है। वो भी उन नर कस्तूरी मृग में जिनकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा की होती है। तो केवल नर में मिलती है, नर भी वो जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा होगी। और एक बार अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको कितनी मिलेगी? 30 से 45 ग्राम। एक मृग से एक बार में इतना ही कस्तूरी प्राप्त होता है। ठीक है। जो कस्तूरी है बेसिकली ये होता क्या है? तो सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन होता है, केमिकल होता है जिसमें काफी अच्छी खुशबू आती है। इसका इस्तेमाल सुगंधित सामग्रियों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न दवाइयां जैसे दमा की, निमोनिया, हृदय रोग की, टाइफाइड की, इनकी दवाइयां बनाने में भी इस कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो कस्तूरी है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से कस्तूरी मृगों की हत्या भी काफ़ी ज़्यादा की जाती है। ठीक है। कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल कहते हैं। ठीक है। तो किस में प्राप्त होती है, कितने साल में प्राप्त होती है, किस आयु के मृग से मिलती है, एक बार में कितनी मिलती है, होता क्या है ये, इससे बनाते क्या हैं और इसका रासायनिक नाम क्या है,
इन 5-6 बिंदुओं में हमने इतने सारे तथ्यों को देखा। ठीक है, जो कस्तूरी मृग है, क्योंकि इससे कस्तूरी मिलती है जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है, इनका अवैध शिकार किया जाता है। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए, जैसे जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, चमोली में है स्थित। मुख्य तौर पर इसका वैसे विस्तार चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में है। तो जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है 1972 में से बनाया गया था। 1972 में ही इस वन्यजीव विहार के अंदर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना करी गई, इसे मृग करना। ठीक है, कब करी गई? 1972 में 75.20 वर्ग किलोमीटर में। तो पहला प्रयास ये किया गया। दूसरा, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना करी गई, यानी बागेश्वर के मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान बनाया गया 1977 में। इसका विस्तार जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों में है, लेकिन अगर आपको दोनों में से एक चुनना होगा तो बागेश्वर को आप चुनेंगे। ठीक है, इसके अलावा चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना करी गई। क्वेश्चन बनता है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां पर है? तो यह केंद्र आपके चमोली के कांचुला खर्क में है। कहेगा कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बागेश्वर के मेहरुड़ी में है। ठीक है, जो ये प्रजनन केंद्र है इसे 1982 में बनाया गया। इसके अलावा आस्कोट अभयारण्य की स्थापना करी गई, जो पूर्ण रूप से कस्तूरी मृगों के लिए ही बनाया गया था, इसे 1986 में बनाया गया। ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जो कार्य किए गए। अब बात करते हैं हमारे राज्य वृक्ष बुरांश के बारे में। जो हमारा राजकीय वृक्ष है वो बुरांश है। बुरांश किन ऊंचाई वाले इलाकों पर पाया जाता है? तो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है बुरांश। ठीक है, जो बुरांश है ये विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है, यानी केवल पर्वतों में ही उगता है, मैदानी इलाकों में यह नहीं उग सकता। ठीक है, जो बुरांश है यह किस प्रकार का वृक्ष है? तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम बुरांश का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, यह किस कुल का है? जैसे ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का था, यह एरिकेसी कुल का है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। जो बुरांश होता है इसका रंग कैसा होता है बुरांश के फूलों का? तो इसका रंग होता है चटक लाल होता है, यानी गहरे लाल रंग के इसके फूल होते हैं। शुरुआत में गहरे लाल होते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ये गहरे लाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं और एक ऊंचाई आती है 11,000 फीट की ऊंचाई। 11,000 फीट के ऊपर आपको बिल्कुल सफेद बुरांश देखने को मिलेंगे। तो बुरांश के फूलों का रंग गहरा लाल होता है, ऊंचाई बढ़ते बढ़ते ये हल्के होने लगते हैं और 11,000 फीट के ऊपर ये सफेद हो जाते हैं। बुरांश के जो वृक्ष होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 20 से 25 फीट ऊंचे ये पेड़ होते हैं। इनकी लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है। जो इनके पत्ते होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। इसके पत्तों का इस्तेमाल खाद बनाने में होता है। ठीक है, जो बुरांश है इसके फूल जब खिलते हैं पेड़ों में तो कब खिलते हैं? तो फरवरी से अप्रैल के मध्य में खिलते हैं। ठीक है, इसके गुण क्या है फूलों का? तो बुरांश के फूलों का जो जूस बनाया जाता है वो हृदय रोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो फूलों का इस्तेमाल होता है वो रंग बनाने में भी होता है। तो बुरांश हमारा राजकीय वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नाम देखा, ये कैसा वृक्ष है, किस प्रकार का वृक्ष है। इसके अलावा हमने इसका जो वनस्पतिक नाम देखा रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिमाचल में इसे बुरांशो कहते हैं, कन्नड़ में इसे बिली के नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे गुरांश कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा राजकीय वृक्ष। बुरांश को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया है। तो किस अधिनियम के तहत है? वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांश एक संरक्षित वृक्ष है। ठीक है, अगले हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात करते हैं। इस सीरीज में आपको केवल परीक्षावाणी का डेटा नहीं मिलेगा, परीक्षावाणी के नोट्स नहीं मिलेंगे। बेस हमारा परीक्षावाणी है, प्रॉपर नोट्स उसी पर आधारित होंगे, उसी के आधार पर चैप्टर वाइज चलेंगे। लेकिन जो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो दूसरी बुक्स में फैक्ट्स दिए गए हैं वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब हम राज्य का जो फल है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा राज्य फल है वो काफल को बताया गया है, काफल को उसका दर्जा दिया गया है।
काफल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, मिरिका एस्कुलेंटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, काफल को देवों का फल भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा अगला राज्य चिन्ह है वो है राज्य तितली। राज्य तितली है हमारी कॉमन पिकॉक, जिसे लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजकीय तितली कब घोषित किया गया? कॉमन पिकॉक को 2016 में किया गया। उत्तराखंड तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन है जिसने अपने प्रतीक चिन्हों में राज्य तितली को घोषित किया? वो महाराष्ट्र था। जो ये हमारी राजकीय तितली है जिसे कॉमन पिकॉक के नाम से जाना जाता था, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिटर। इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कॉमन पिकॉक का नाम वुली वेंडेड पिकॉक कर दिया गया है। यानी पहले इसे कॉमन पिकॉक कहते थे या लोग मोर कहते थे। प्रचलित नाम अभी भी यही है, लेकिन इसका नया नाम भी ध्यान रखना, वुली वेंडेड पिकॉक। ठीक है, 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब कॉमन पिकॉक को दिया था। तो किस वर्ष कॉमन पिकॉक को दुनिया की सबसे खूबसूरत तितली का खिताब दिया गया? वो है 1996। ठीक है, जो कॉमन पिकॉक होती है बेसिकली इसका जो जीवन काल होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क यानी तितली पार्क भी खोला गया है। तो उस फैक्ट को भी इसी के साथ याद कर लीजिए, 2016 में ये बना था और 2016 में ही उसे राजकीय तितली घोषित किया गया। ठीक है, जो हमारी राजकीय मिठाई है वो बाल मिठाई को माना जाता है। बाल मिठाई कहाँ की ज़्यादा फेमस है? बाल मिठाई का घर ये कहते हैं अल्मोड़ा को। तो ये दो बातों को भी ध्यान रखना है। राजकीय खेल क्या है हमारा? राजकीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल हमारा राजकीय खेल है। क्रिकेट या हॉकी पर आपने नहीं जाना है। कब इसे घोषित किया गया था? 2011 में किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय गीत क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। इसी से हमारा जो राज्य गीत है वो शुरू होता है, ये उसकी शुरुआती पंक्तियां। जो उत्तराखंड का राजकीय गीत है इसे कब घोषित किया गया? उत्तराखंड का राज्य गीत 2016 में। राज्य का ये जो राज्य गीत है लिखा किसने है? हेमंत बिष्ट ने लिखा है। इसे गाया किसने है? नरेंद्र सिंह नेगी ने और अनुराधा निराला जी ने इसको गाया है। ठीक है, इस गीत में कुल 7 पद हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। शुरू के जो 3 पद हैं वो हिंदी में हैं और बाकी के जो 4 हैं वो गढ़वाली और कुमाऊनी में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा राजकीय गीत। लिखा किसने है? कब दर्जा इसे मिला? गाया किसने है? और इसमें कुल पद कितने हैं? क्वेश्चन बनता है। तो 7 पद हैं। शुरू के 3 हिंदी में हैं, बाकी कुमाऊनी और गढ़वाली में हैं। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो हमारा राजकीय वाद्य यंत्र ढोल है। इसे घोषित किया गया था 2015 में। किस कमेटी की सिफारिशों पर ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो भंडारी कमेटी का नाम आप याद रखेंगे। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? इनका नाम है उत्तम दास। पेपर में पूछा गया था। ठीक है, हमारी दूसरी राजभाषा कौन सी है? हमारी एक राजभाषा तो हिंदी है। ठीक है, ये पहली राजभाषा है। उत्तराखंड में 2 राजभाषाएं हैं। दूसरी राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को राजभाषा 2009 में घोषित किया गया था दिसंबर में, और जनवरी 2010 में ये हमारी दूसरी राजभाषा बन गई थी। तो घोषणा हुई 2009 में, बनी 2010 में। क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह जिनको हमने एक क्विक नोट्स के माध्यम से, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से रिवाइज यहां पर किया। बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक जानकारी थी उनको भी देखा और जो डीप पॉइंट्स थे उनको भी हम कवर करते हुए चले। अब बात करेंगे हमारे इसी चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक तो राज्य प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ के शासन प्रशासन का एक बेसिक आइडिया यहाँ पर लेंगे। ठीक है, फिर विधानमंडल की बात करेंगे, अंतरिम विधानसभा की बात करेंगे, राज्यों जनपदों के गठन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे यहाँ के स्थानीय स्वशासन के बारे में। जो उत्तराखंड का शासन प्रशासन है ये भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह चलाया जाता है। भारत के राज्यों के शासन प्रशासन का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक आपके आर्टिकल्स हैं। इसी के माध्यम से देश के सभी राज्यों में शासन चलता है। अब क्योंकि हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य को कवर कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड भी इसी के तहत चलता है। ठीक है, कैसी प्रणाली लागू है उत्तराखंड में? तो वैसी ही है जैसे पूरे देश में है, संसदात्मक प्रणाली। इस संसदात्मक प्रणाली में प्रमुख 3 अंग होते हैं हमारे इसमें।
जैसे पूरे देश में है। पहला है कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय ये सब आ जाते हैं। दूसरी है विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं बनी है, ठीक है। तीसरी है न्यायपालिका, जिसमें हमारा उच्च न्यायालय आता है और उसके अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। चलिए, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अधिकारी है वो है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किसमें कहा गया है? 153। जो राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये राज्य का पहला नागरिक होता है। राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनमें कुलपति तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब का कुलाधिपति कौन होता है, यानी सर्वोच्च वहां का अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च पोस्ट पे कौन होता है? उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार करता है, खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। ये राज्यपाल से जुड़े बेसिक आइडिया जो हमने जब संविधान वाली सीरीज को कवर किया उसमें भी देखा था, ये सभी राज्यों पे लागू होता है, सेम है, ठीक है। पॉइंट क्या है यहां से? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। अभी तक उत्तराखंड में टोटल 8 व्यक्ति राज्यपाल बने हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे सुदर्शन अग्रवाल थे, तीसरे राज्यपाल BL जोशी थे, उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल मार्गरेट आल्वा थी और ये पहली महिला राज्यपाल हैं। आपसे क्रम लगाने को भी आता है, इसीलिए मैंने यहां पर सभी राज्यपालों के क्रमवार नाम लिखे हैं। तो चौथी जो राज्यपाल थी उत्तराखंड की, मार्गरेट आल्वा, इनको आपने विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की, ठीक है। इनके बाद डॉक्टर अजीज खुरेशी बने उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल, फिर KK पॉल बने 6ठे, 7वीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी जो दूसरी महिला यहाँ की राज्यपाल थी, और 8वें और वर्तमान में मई 2025 में जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्यपाल के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ये बात आर्टिकल 163 में कही गई है, ठीक है। कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मई 2025 में? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये 12वें क्रम के हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो वो तो आपको पता ही है, लेकिन आपने क्रम भी याद करना है कि क्रमवार कौन से हैं और कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। जैसे आप सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, ऐसे ही हरीश रावत भी 2 से 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो क्रमवार में तो ये 12वें नंबर पे हैं, लेकिन ये केवल 9वें व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद 163 में कहा गया है, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको कहा कि मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद का गठन 164 के तहत होता है, यानी उल्लेख 163 में है, गठन 164 में है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री समेत। तो ये शपथ दिलाई जाती है इनको अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है और राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ये हम पहले कार्यपालिका को पढ़ रहे, तो राज्यपाल देख लिया, मुख्यमंत्री देख लिया, मंत्रिपरिषद देख ली। अब बात करते हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव कहा जाता है, ठीक है। जो सचिवालय का प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख, उसे कहते हैं मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन की जो धुरी है वो मुख्य सचिव को ही कहते हैं। इसके अलावा हर विभाग के अपने सचिव भी होते हैं, तो प्रत्येक विभाग के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको शासन सचिव कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो सचिवालय है वहां के जो प्रमुख है वो तो मुख्य सचिव हो गए। उनके अलावा जो दूसरे विभाग होते हैं, जैसे कृषि विभाग है, हमारा खेल विभाग है, हर विभाग में भी सचिव होते हैं, उनको शासन सचिव कहते हैं। सचिवों का क्रम भी पेपर में पूछा गया था।
तो सचिव होता है पहले, उसके ऊपर होता है प्रमुख सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव और फिर मुख्य सचिव। तो इसको ध्यान रखना, पहले सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर आपका आता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फिर आपका चीफ सेक्रेटरी। तो प्रमुख सचिव यहां पर है और मुख्य सचिव सबसे ऊपर है, ठीक है। राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो राज्य के पहले मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। वर्तमान की बात करें मई 2025 में, वर्तमान में मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन। ये उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अप्रैल 2025 में बने थे, अभी भी मई 2025 में भी यही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता है? तो योग्यता यह है कि 10 साल से अधिक समय से आप न्यायिक कार्यों से अगर जुड़े हुए हैं, यानी अलग अलग कोर्ट्स में आप न्यायिक पद पर रहे हैं, वहां पर आप वकालत करते रहे, अधिवक्ता रहे हैं, तो आप किसी भी राज्य में महाधिवक्ता का पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। यानी 10 साल तक न्यायिक कार्यों से जुड़ा रहना, यह योग्यता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो इस चीज को नोट करना, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इनके कार्यकाल की अवधि संविधान में नहीं बताई गई है। राज्यपाल के द्वारा इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता होता है ये किसी भी राज्य का, जैसे भारत में महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। ये विधि से संबंधित मामलों में राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है, इसके अलावा सरकार को भी सलाह देता है, ठीक है। यह सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन यह मतदान नहीं कर सकता। जैसे महान्यायवादी है संसद में भाग ले सकता है, वैसे ही महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, वहां पर बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नैथानी थे। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उत्तराखंड की, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे, उस अंतरिम सरकार में महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नैथानी। जो दूसरे महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के, वे मेहरबान सिंह नेगी थे, निर्वाचित सरकार आने के बाद पहले महाधिवक्ता, ठीक है। तो इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है, बात करेंगे विधानमंडल की, ठीक है। कार्यपालिका हमने देख ली, अब विधायिका को देखते हैं। उत्तराखंड में विधानमंडल के कितने अंग हैं? देखिए, बेसिकली विधानमंडल के संविधान में 3 अंग बताए गए हैं। पहला होता है राज्यपाल, दूसरी होती है विधान परिषद और तीसरी होती है विधानसभा। लेकिन यह चीज भी कही गई है कि अगर जिस राज्य में विधान परिषद ना हो तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर ही विधानमंडल बनेगा। तो उत्तराखंड का जो विधानमंडल है उसमें 2 ही अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है। अब विधानसभा को जानेंगे। राज्यपाल को तो हमने ऊपर देख लिया, उत्तराखंड के राज्यपालों की भी बात कर ली, अब विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए कि 25 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सारी योग्यताएं ये आर्टिकल 173 में बताई गई हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अपने में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। ये बात कही गई है 178 में, ठीक है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद किसमें है? 178 में। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में? अधिकतम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, कुछ राज्यों में 40 भी हैं, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। पहले 71 सीटें थी, 1 सीट एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रखी गई थी, लेकिन 2019 के बाद इस पद को खत्म कर दिया गया, ठीक है। चुनाव किस आधार पर होता है उत्तराखंड में? जैसे सभी राज्यों में होता है, देश में होता है, वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष रीति से। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के ऊपर सभी लोग वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट जनता यहां पर चुनती है विधानसभा के सदस्यों को, ठीक है। इनकी शपथ किस में है? तो शपथ तीसरी अनुसूची में है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है, बेसिक सी बात है। आपातकाल में 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
गण पूर्ति यानी विधानसभा की बैठक के लिए गण पूर्ति कितनी आवश्यक है, तो 1/10 सदस्य होने चाहिए और किसी भी कीमत पर 10 से कम नहीं होने चाहिए। यानी मान लीजिए अगर किसी विधानसभा में 150 सदस्य हैं, इसका 1/10 हुआ 15, तो उस विधानसभा की कोई भी बैठक तभी होगी जब वहां पर 15 सदस्य आएंगे। ठीक है, केवल सदस्य, अध्यक्ष इसमें गिनता नहीं जाता है। ठीक है, विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना। यानी विधानसभा की साल में कितनी बैठकें होती हैं, 2 बैठकें हर साल लगभग होती हैं। हालांकि इससे ज्यादा ही होती हैं, लेकिन मैक्सिमम कम से कम 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, राज्य में विधानसभा सीटों की बात करें अगर हम उत्तराखंड की, तो राज्य गठन से पहले यहां पर विधानसभा की सीटें 22 थी। जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो ये वाला इलाका है, मान लीजिए ये उत्तराखंड है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय जितनी सीटें रही हों, इस वाले इलाके में कितनी सीटें थी जिसको अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, इसमें विधानसभा की 22 सीटें थी। ठीक है, यूपी में विधान परिषद है, उस समय भी थी। इस इलाके में विधान परिषद की टोटल 9 सीटें थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है गठन से पहले उत्तराखंड वाले इलाके में कितनी सीटें थी, 22। गठन से पहले विधान परिषद की कितनी सीटें थी, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, फिर 2001 में जब परिसीमन हुआ तो सीटें बढ़कर हो गई 70। ठीक है, फिर 2006 में दोबारा से परिसीमन हुआ जिसकी रिपोर्ट 2008 में आई। 70 सीटें थी हमारी, उनमें से 6 पर्वतीय सीटों को खत्म कर दिया गया और 6 नई मैदानी सीटें अस्तित्व में आ गई। तो वापस संख्या कितनी रही, 70 की 70 रही। ठीक है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में 70 सीटें हैं। ये 70 सीटें 2001 में ही हो गई थी। ठीक है, परिसीमन हुआ, जो लास्ट परिसीमन हुआ राज्य में वो फरवरी 2008 में हुआ। बेसिकली 2006 से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, 2008 में आकर ये पूरा हुआ। इसके माध्यम से जैसे मैंने आपको कहा, जो पर्वतीय सीटें थी, 6 पर्वतीय सीटें वो खत्म हो गई और उनकी जगहों पर 6 मैदानी सीटें आई। जो 6 नई सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक सीट आई देहरादून से रायपुर की, एक आई नैनीताल से लाल कुआं, उधम सिंह नगर से 2 सीटें आई नानकमत्ता और किच्छा, हरिद्वार से भी 2 आई, हरिद्वार ग्रामीण और BHEL। तो इनको आपने ध्यान रखना है, ये नई सीटें हैं तो 2008 के परिसीमन के बाद आई। ठीक है, इन 70 सीटों में से आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 70 में से 15 सीटें रिजर्व्ड हैं। इन 15 में से 13 सीटें SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 15। SC के लिए कितनी है, 13। ST के लिए कितनी है, 2। ठीक है, जो ST है अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 2 सीटें इंपॉर्टेंट है, चक्राता है देहरादून की और एक उधम सिंह नगर की नानकमत्ता। ये दोनों पेपर में कई बार पूछी गई हैं कि इनमें से कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। SC जनजाति के लिए, जो SC है अनुसूचित जाति, इनके लिए 13 सीटें रिजर्व्ड हैं। उनके नाम कम पूछे जाते हैं, संख्या पूछी जाती है, तो इसमें नाम भी याद कर लीजिए, पुरोला है, थराली है, घनसाली है, गंगोली हाट है, राजपुर रोड सीट, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, सोमेश्वर, नैनीताल और बाजपुर। ये सीटें किसके लिए रिजर्व्ड हैं, ये आपके अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लिए सीटें कहां पर हैं, हरिद्वार में रिजर्व्ड हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर सीट हो गई, भगवानपुर सीट हो गई और झबरेड़ा सीट हो गई। ये किसके लिए रिजर्व्ड हैं, SC। ठीक है, ये हमने विधानसभा को देखा, कितने सदस्य हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कब बढ़े, वो सब। अब बात करते हैं अंतरिम विधानसभा के बारे में। जो अंतरिम विधानसभा थी उत्तराखंड की, वो 9 नवंबर 2000 को बनी। ठीक है, अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे, 30 सदस्य इसमें शामिल थे। बेसिकली जो यूपी का वो वाला इलाका जिसको अलग करके उत्तराखंड बना, उस क्षेत्र में टोटल विधानसभा की सीटें 22 थी और विधान परिषद की सीटें 9 थी। इन्हीं सबको मिलाकर के अंतरिम विधानसभा बननी थी। ठीक है, जब अंतरिम विधानसभा बनी हमारी, जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया, एक विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल उसी समय समाप्त हो गया, तो संख्या कितनी यहां पर बची, 30। और इन्हीं 30 लोगों को लेकर के अंतरिम विधानसभा बनी। इन 30 लोगों में सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के थे, 23 विधायक। इसीलिए जो सरकार बनी पहली अंतरिम सरकार, वो बीजेपी के नेतृत्व में बनी। ठीक है, राज्यपाल उस समय सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया अंतरिम विधानसभा में। प्रोटेम स्पीकर बने काजी मोहम्मद मोयुद्दीन, इनका नाम याद रखेंगे। जो अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे, पेपर में पूछे गए हैं कई बार, प्रकाश पंत थे। पहला सत्र जो शुरू हुआ विधानसभा का, अंतरिम विधानसभा का, वो 9 जनवरी से शुरू हुआ। अस्तित्व 9 नवंबर में आ गई थी 2000 में और पहला सत्र शुरू हुआ 9 जनवरी 2001 में।
जो पहले अंतरिम मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, या उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, वे थे नित्यानंद स्वामी। क्योंकि बहुमत बीजेपी का था तो सरकार उन्हीं की बनी, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के बने। जो बाकी की पार्टियां थी जिनसे नेता विपक्ष आना था लेकिन आ नहीं पाया, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टी में जो सदस्य थे वो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने अपनी एक नई पार्टी का गठन कर लिया, जिससे समाजवादी में भी 2 बचे, बीएसपी में भी 2 बचे, कांग्रेस में भी 2 बचे। तो विपक्ष का नेता अंतरिम विधानसभा में कोई नहीं था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने। इनकी मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री उस समय शामिल थे। ठीक है, दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने उत्तराखंड के? दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने 2001 अक्टूबर में शपथ ली और 2002 मार्च तक ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो अंतरिम सरकार कब बनी, कितने उसमें सदस्य थे, किसके नेतृत्व में बनी, राज्यपाल कौन था, प्रोटेम स्पीकर कौन था, स्पीकर कौन था, पहले अंतरिम मुख्यमंत्री, दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री, ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिनको हमने बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान नोट्स में यहां पे देखा। इसके बाद होते हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव। अब उनके बारे में जानते हैं बेसिक आइडिया। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव। जो पहले निर्वाचित विधानसभा अस्तित्व में आई उत्तराखंड की, यानी जो पहले चुनाव हुए वो हुए 14 फरवरी 2002 को। ठीक है, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव 2002 में हुए, गठन हो गया था 2000 में। ठीक है, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, यानी चुनाव होने के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने? नारायण दत्त तिवारी। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री पूछेगा तो भी नित्यानंद स्वामी, और उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछेगा तो एनडी तिवारी। ठीक है, ये 2002 में बने। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं अभी तक एनडी तिवारी उत्तराखंड के, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। पहली जो अंतरिम विधानसभा बनी उसके प्रकाश पंत थे। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत, अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत, लेकिन पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य। ठीक है, पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई? 4 महिलाएं चुनकर आई। इसके बाद हुए दूसरे विधानसभा चुनाव। दूसरे विधानसभा चुनाव 2007 में हुए। मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, ये 2009 तक रहे। 2009 में रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। ये 2011 तक रहे। 11 में वापस से खंडूरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, तो ये दूसरी विधानसभा चुनाव थे। दूसरी विधानसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष बने वो हरबंश कपूर थे, जो उत्तराखंड के ओवरऑल तीसरे विधानसभा अध्यक्ष थे। इसी दूसरे विधानसभा चुनाव में पहली बार विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जो विजया बर्थवाल को बनाया गया। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन बने थे? विजया बर्थवाल। पहली विधानसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं बना था, अंतरिम में भी कोई नहीं बना था, यहां पर बने थे। दूसरी विधानसभा में भी कितनी महिलाएं चुनकर आई? 4 महिलाएं चुनकर आई। फिर आते हैं तीसरे विधानसभा चुनाव, जो कि 2012 में हुए। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष बने गोविंद कुंजवाल, जो कि चौथे विधानसभा के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री बनाए गए विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा 2012 से लेकर 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत का कार्यकाल चल ही रहा था कि 2016 में देश के उत्तराखंड के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लग गया। कौन सी विधानसभा में? जो तीसरी विधानसभा थी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा 27 मार्च से 11 मई 2016 के बीच में। 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद हरीश रावत दोबारा से मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तीसरी विधानसभा में कुल 5 महिलाएं चुनकर गई थी। फिर आया चौथी विधानसभा चुनाव। चौथे विधानसभा चुनाव हुए 2017 में। इसमें मतदान 68 है, इतना ज़्यादा नहीं डीप में जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जो बने वो बने प्रेमचंद अग्रवाल, चौथी विधानसभा के, ये 5वें थे ओवरऑल। मुख्यमंत्री बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये 10वें मुख्यमंत्री थे ओवरऑल उत्तराखंड के। ठीक है, इस चुनाव में भी, चौथे विधानसभा में भी 5 महिलाएं जीती। फिर आता है 5वीं विधानसभा का चुनाव, जो कि अभी हुआ है, लेटेस्ट चुनाव है, जो 2022 में ये चुनाव हुए थे। 5वीं विधानसभा के चुनाव में जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी बाद में, वे बनी रितु खंडूरी। ये विधानसभा की ओवरऑल 6ठी अध्यक्ष हैं, लेकिन पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो उत्तराखंड की मौजूदा
जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी, ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्रम में इनका जो स्थान है वो 6वां है। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो कोटद्वार है। मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी 12वें बार। 10वें त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन उसी कार्यकाल में चौथी विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ महीनों में 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। फिर 5वें चुनाव इनके नेतृत्व में हुए। चुनाव के बाद 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ये दोबारा से शपथ लेते हैं। ठीक है, तो क्रम में ये 12वें हैं, व्यक्ति के रूप में ये 90वें हैं। इनसे पहले 8 व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं, तो नित्यानंद स्वामी उसमें शामिल हैं, उनमें भगत सिंह कोश्यारी शामिल हैं, खंडूरी उसमें शामिल हैं, एनडी तिवारी उसमें शामिल हैं, रमेश पोखरियाल निशंक उनमें शामिल हैं, हरीश रावत आते हैं, विजय बहुगुणा भी उन्हीं में शामिल हैं। ठीक है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो 8 लोग ये हो गए और 9वें व्यक्ति हैं पुष्कर सिंह धामी। जो 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए उसमें टोटल कितनी महिलाएं जीती, इसमें टोटल 8 महिलाएं जीती। ठीक है, अब बात करेंगे संसद में प्रतिनिधित्व की उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें कौन कौन सी हैं? अल्मोड़ा है, पौड़ी है, टिहरी है, हरिद्वार है और नैनीताल है। इन 5 में जो अल्मोड़ा है वो अनुसूचित जाति यानी SC के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, राज्य में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है, वहां पर 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। अब बात करते हैं तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका से भी आपके काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है इसे आर्टिकल 2014 के तहत बनाया गया। आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था उसमें एक भाग था, भाग 4, उसमें नए राज्य के उच्च न्यायालय की बात कही गई थी। ठीक है, किसमें? भाग 4 में। इसका गठन भी उसी दिन हुआ जिस दिन राज्य हमारा बना, 9 नवंबर 2000 को। देश का 18वां हाईकोर्ट है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। देखिए, कुछ जगहों पर इसे 20वां, कुछ जगहों पर 19वां भी बताया गया है। पहले की परीक्षा वाणी में, पहले की बुक्स में इसे 20वां उच्च न्यायालय बताया गया है, लेकिन जो अब लेटेस्ट वाली है और हाई कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट भी है वहां पर भी इसे अब देश का 18वां उच्च न्यायालय कहा गया है। आपने 18वां ही याद रखना है। ठीक है, स्थिति कहाँ है? तो नैनीताल में है ये वर्तमान में। उच्च न्यायालय को राज्य के दूसरे न्यायालयों और न्याय अधिकारियों के अधीक्षण का अधिकार है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 127। यानी हाई कोर्ट को उत्तराखंड के अंदर जितने दूसरे न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनके अधिकार, अधीक्षण करने का अधिकार है, उन पर नियंत्रण का अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 127। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में यह संख्या है 11। जब राज्य बना तब 7 थी, लेकिन अब 11 है। जो उत्तरांचल हाईकोर्ट का भवन है, उच्च न्यायालय का जो भवन है नैनीताल हाईकोर्ट का, इसका भवन सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने बनाया था 1900 ईस्वी में। यह किस शैली में बना हुआ है? तो गॉथिक शैली में बना हुआ है, जिसका डिजाइन स्टीवनसन ने किया था। तो बनवाया इसने, डिजाइन इसने किया था। ठीक है, 1862 में अंग्रेजों ने इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नैनीताल को चुना था। ठीक है, और बाद में यहीं पर हाईकोर्ट भी बनाया गया। उनके द्वारा एक भवन यहां पर बनाया गया अपने लिए, जिसे बाद में चलकर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया जब नया राज्य बना। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की कब बना था? उत्तर पश्चिमी प्रांत की 1862 में। आज़ादी के बाद यह उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश बन गया और यह नैनीताल जो पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत की गर्मियों की राजधानी थी अब यूपी की बन गया। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभयंकर देसाई। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया, SH कपाड़िया जिनको लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। ठीक है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में अभी तक 2 मुख्य न्यायाधीश ऐसे हुए जो बाद में देश के मुख्य न्यायाधीश भी बने। एक दूसरे मुख्य न्यायाधीश और एक हमारे 5वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, ये भी CJI रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऋतु बहारी थी, 8वीं थी ओवरऑल, ये 2024 में बनी थी। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? गुहनाथन नरेंद्र हैं जो 9वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? तो GCM रावत उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार थे। ठीक है, उत्तराखंड में
त्वरित न्यायालयों यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट 45 बनाए गए थे। इनकी स्थापना अप्रैल 2001 में करी गई। क्वेश्चन आता है कि तुरंत सुनवाई के लिए किस वर्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, तो ये बनाए गए थे 2001 में। ठीक है। लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए उत्तराखंड में लोक अदालतें भी बनी हैं। इन लोक अदालतों को सही से चलाने के लिए सरकार ने एक बोर्ड भी बनाया, उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया। ये न्याय पंचायतें 500 रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ बेसिक बातें कि कौन कौन से जज रहे जो सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने, मुख्य न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अधिकांश जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रहे वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने, लेकिन मुख्य न्यायाधीश 2 ही बने, जगदीश सिंह खेहर और एस कपाड़िया। ठीक है। लोकायुक्त की बात करते हैं। लोकायुक्त भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से मिलता है। लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा के द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित हुआ लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड से? 1 नवंबर 2011। इसके अनुसार लोकायुक्त संगठन में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य यहां पर होगा। 5 सदस्य, अगर जरूरत पड़ी तो 7 सदस्य तक इनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। लोकायुक्त बनाया गया बेसिकली जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उन सब की जांच करने का जिनको अधिकार था। ठीक है। इस विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग यहां पर बनाई गई। पहली अन्वेषण शाखा, दूसरी अभियोजन शाखा, तीसरी न्यायिक शाखा। ठीक है। उत्तराखंड की जो विजिलेंस यूनिट थी, सतर्कता इकाई थी, उसे भी लोकायुक्त के अधीन रखा गया। ठीक है। अब बात करते हैं छोटी सी यहां पर एक टॉपिक यूसीसी के बारे में। उत्तराखंड जैसा आप जानते हैं यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुई तो किस समिति की सिफारिशों पे हुई, कब ये लागू हुआ, वो क्वेश्चन बन जाता है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया है यूसीसी का। ठीक है। डीपीएसपी का ये पार्ट है। 5 सदस्य मसौदा समिति का गठन किया गया था, यानी यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2022 में। ठीक है। 2022 में यह कमेटी बनी। इसमें 5 सदस्य शामिल थे। इस कमेटी की जो अध्यक्ष थी उनका नाम था रंजना देसाई। ये एक सेवानिवृत्त जज थी सुप्रीम कोर्ट की। इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के जज प्रमोद कोहली, रिटायर्ड जज, उनको इसमें शामिल किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह इसमें शामिल थे। दून विश्वविद्यालय की जो कुलपति थी डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, वे इसमें शामिल थी। और एक सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इसमें शामिल थे। ठीक है। उत्तराखंड में यूसीसी कब से लागू हुआ? तो उत्तराखंड में यूसीसी 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ। ये डेट आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। आजादी के बाद देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को अपने यहां पर लागू किया। ठीक है। उत्तराखंड के अलावा एक और राज्य जहां यूसीसी लागू है वो है आपका गोवा। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हमने हमारी जो कार्यपालिका थी, विधान पालिका थी, न्यायपालिका थी, उनको डिटेल से जाना। अब बात करेंगे उत्तराखंड के 13 जनपदों का गठन कैसे हुआ उनकी, और फिर देखेंगे स्थानीय स्वशासन को, यानी नगर पंचायत को, जिला पंचायत को, नगर निकायों को, उन सब की बात करेंगे। ठीक है। देखिए उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? उत्तराखंड में मंडलों की संख्या है 2। बेसिक सा क्वेश्चन है। ये मंडल कब कब बने, यहां से सवाल बनता है। कुमाऊं मंडल का गठन किया गया 1854 में और गढ़वाल मंडल बनाई गई 1969 में। तो 100 से ज्यादा साल के बाद बनी गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल 1854 में बना। 1855 में इसका हेडक्वार्टर नैनीताल को बनाया गया। पहले कुमाऊं कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर था वो अल्मोड़ा था, लेकिन फिर नैनीताल बना। और गढ़वाल मंडल बनी 1969 में, इसे ध्यान रखना। अब हम उत्तराखंड के जनपद कैसे बने उनके बारे में बात करेंगे। जिलों का गठन कैसे हुआ, देखिए। गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने 1815 में अलकनंदा से पश्चिमी क्षेत्र जो टिहरी रियासत था उसको सुदर्शन शाह को दे दिया। यानी अलकनंदा का जो पश्चिमी इलाका था उसे सुदर्शन शाह को लौटा दिया। और जो बड़ा इलाका अलकनंदा के पूर्व में स्थित था, जिसे हम ब्रिटिश गढ़वाल कहने लगे उस समय, इसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और कुमाऊं कमिश्नरी का एक हिस्सा बना दिया। इस ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया और इसका हेडक्वार्टर बनाया श्रीनगर को। ठीक है। यानी जब अंग्रेजों ने अपना शासन
उत्तराखंड में शुरू किया तो यहाँ पर दो प्रमुख इस इकाइयाँ थी। पहली थी कुमाऊं कमिश्नरी, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल भी शामिल था, और दूसरी थी टिहरी रियासत। अब नए जनपद कैसे कैसे बनते गए उनको देखिए। सबसे पहला है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यानी विवादित है देहरादून। देहरादून की स्थापना अभी तक ज्यादातर स्रोतों में दी गई थी 1817। परीक्षावाणी के पिछले संस्करणों में भी 1817 को ही दिया गया था, लेकिन अब ज्यादातर स्रोतों में इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट परीक्षावाणी है उसमें देहरादून की स्थापना 1871 ही दी गई है। तो अब आपने पहला रेफरेंस इसी को देना है। इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा कम हो जाए। पहले क्या किया गया, जो देहरादून चक्राता ये जो पूरा इलाका था इसको सहारनपुर जिले में शामिल कर दिया गया, यानी एक अलग इकाई के रूप में, एक संयुक्त जिले के रूप में इसे सहारनपुर जिले में शामिल कर दिया गया 1817 में। ठीक है, इसी बीच इसे फिर 1829 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया, लेकिन स्वतंत्र जिले के रूप में इसे गठित किया गया 1871 में। और किसमें? मेरठ मंडल में। तो कुछ जगहों पर दिया है 1829 में ये मेरठ मंडल में गया था, कुछ जगहों पर है ये 1871 में जब इसे स्वतंत्र जिले के रूप में बनाया गया तब इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया। आपने सिर्फ इतना याद करना है कि देहरादून जनपद स्वतंत्र जिले के रूप में बना 1871 में, और किस मंडल का यह हिस्सा था? मेरठ मंडल। ठीक है, 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में डाल दिया गया। गढ़वाल मंडल अस्तित्व में आ चुका है 1969 में, तो अब इसको मेरठ मंडल से निकालकर 1975 में गढ़वाल मंडल में डाल दिया और अभी तक ये गढ़वाल मंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, ये था देहरादून जिला। इसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था वो उस समय श्रीनगर था, क्योंकि पवारों की जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी। अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी को लेकर आए 1839 में, और पौड़ी को एक अलग जिले के रूप में स्थापित कर दिया 1840 में। इसको ध्यान रखना। इसके बाद क्या हुआ, 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल को, यानी जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसके अंदर दो नए जनपद बनाए गए, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, 1891 में ये हुआ। 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल दो नए जिले यहां पर बने। नैनीताल पहले से ही कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर था, तो जिले के रूप में नैनीताल का जो कार्य शुरू हुआ वो 1891 से हो गया। अल्मोड़ा ने जिले के रूप में कार्य करना शुरू किया 1892 से। ठीक है, बने दोनों एक साथ थे 1891 में। यही स्थिति भारत की आजादी तक बनी रही। भारत की आजादी तक क्या स्थिति थी? उत्तराखंड में उस समय एक रियासत चल रही थी, टिहरी रियासत। इसके अलावा एक जिला हमारे पास था पौड़ी गढ़वाल, एक जिला था हमारे पास देहरादून, एक था अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, देहरादून उस समय मेरठ मंडल में हिस्सा था, तो गढ़वाल के अंदर उस समय केवल पौड़ी गढ़वाल है और कुमाऊं में अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, और एक स्वतंत्र रियासत टिहरी। आजादी के बाद टिहरी गढ़वाल का भारत में विलय कर दिया गया। 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारत में मिला दिया गया। टिहरी का भारत में विलय डेट सहित पूछा जाता है। इसे कुमाऊं के चौथे और संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में गठित किया गया। ठीक है, अभी गढ़वाल मंडल तो है ही नहीं, तो पौड़ी भी जो है वो कुमाऊं मंडल में ही आ गया। तो 3 जिले उस समय थे, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो कुमाऊं का चौथा जनपद यहां पर बना कौन? टिहरी गढ़वाल, और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन आता है कि इसे संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बनाया गया था? 50वां। ठीक है, इसके बाद आता है सन 1960। 1960 में उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले जो हैं आज की डेट में, उनका गठन किया गया। 24 फरवरी 1960 को ये तीनों बने, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। जो उत्तरकाशी है इसे टिहरी गढ़वाल से अलग किया गया, जो चमोली है इसे पौड़ी से अलग किया गया, और जो पिथौरागढ़ है उसे अल्मोड़ा से अलग किया गया। ठीक है, तो टिहरी से अलग होकर बना उत्तरकाशी, पौड़ी से बना चमोली, अल्मोड़ा से बना पिथौरागढ़। ये तीनों जनपद बने 1960 में। ठीक है, इसके बाद आता है हरिद्वार। 1988 में हरिद्वार का गठन किया गया जनपद के रूप में। 28 दिसंबर 1988 को सहारनपुर मंडल के तहत हरिद्वार जिले का गठन कर लिया गया, यानी हरिद्वार को जिले के रूप में बनाकर इसे किस मंडल में शामिल किया गया था? सहारनपुर मंडल। जब नया राज्य हमारा बना, राज्य गठन जब हुआ, तब इसे सहारनपुर मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1995 में उधम सिंह नगर नया राज्य बना।
30 सितंबर 1995 को ये बना, ठीक है। चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग ये 3 जनपद बने फिर 1997 में, ठीक है। सितंबर 1997 में इनका गठन हुआ। जो बागेश्वर है इसको अल्मोड़ा से अलग किया गया। रुद्रप्रयाग के लिए कुछ इलाका पौड़ी का, कुछ इलाका टिहरी का, कुछ इलाका चमोली का लिया गया, तब जाके रुद्रप्रयाग बना। और चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये कैसे हमारे ये 3 जनपद बने, किन किन जनपद से अलग हुए, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमने 13 के 13 जिलों को देखा। बाद में इन्हीं 13 जिलों को लेकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना और वो उत्तरांचल 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे आज के अंतिम टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर भी आपसे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर, पंचायती राज के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं। एक सिंगल मास्टर वीडियो भी बना हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी है, ठीक है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय व्यवस्था यहां पर लागू है और यह व्यवस्था 1961 से ही लागू है, ठीक है। महिलाओं के लिए उत्तराखंड में पंचायतों में कितना आरक्षण है? देखिए, महिलाओं के लिए उत्तराखंड में 33% आरक्षण था पहले, इसको अब 50% कर दिया गया। यह हुआ था मार्च 2008 में, जब मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी। ये क्वेश्चन बनता है कि जब उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण किया गया, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और यह किस वर्ष हुआ? तो दोनों को आपने ध्यान रखना है। जो पंचायती राज स्तर है, जैसे हमने देखा 3 स्तरों पे बनती है, तो इन 3 स्तरों को यहां पर देखते हैं। पहले ग्रामीण स्तरों की और फिर नगर निकायों की बात करेंगे। सबसे ऊपर इसमें होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होता है जिला स्तर पर होता है। पंचायत व्यवस्था का यह शीर्ष निकाय है। इसका कार्य प्रशिक्षणात्मक और समन्वयकारी होता है, यानी निगरानी रखने वाला और दूसरे जो अलग अलग हिस्से होते हैं राज्य के, उनको आपस में जोड़ने वाला, ठीक है। जिले के अंदर जो दूसरे अलग अलग निकाय हैं, उनको कैसे आपस में जोड़कर काम कराया जाए, वो करता है ये, ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इनको वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रीति, यानी सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका चुनाव निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा ये जनता डिसाइड नहीं करती है, हम केवल सदस्य को चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्य, वो सदस्य जाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। की सदस्यता होती है, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, कुछ लोगों को तो हम खुद चुनते हैं, जनता चुनती है। उस जिले के जितने भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उस जिले में जितने लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य आते हैं, वे सब जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं कि जो भी उस पद पे होगा वो उस जिला पंचायत समिति का सदस्य होगा। तो वो जिला पंचायत समिति जिस विधानसभा सीट के अंतर्गत है, जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, वहां पे जो अभी चुना गया है वो भी जिला पंचायत का सदस्य होता है। ये सदस्य जो ये पदेन सदस्य होते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि महान्यायवादी महाधिवक्ता नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आया हो ये तब नहीं दे सकते वोट, उसके अलावा दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन पदेन सदस्य होता है जिला पंचायत का? सदस्यों का चुनाव होता है, जनता चुनती है, अध्यक्ष को नहीं चुनती, ये आपसे पूछा जाता है। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? जिला पंचायत के सचिव को मुख्य विकास अधिकारी यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत राज अधिकारी भी कहते हैं, DPRO, ठीक है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं। इन 6 समितियों को याद कर लीजिए। जिला पंचायत के द्वारा या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के द्वारा भी यही 6 समितियां बनती हैं, ठीक है। 6 समितियां कौन कौन सी हैं? इसमें है नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन, जैव विविधता से संबंधित समिति और निर्माण कार्य समिति। तो जिला पंचायत के तहत बनने वाली 6 समितियों में कौन शामिल है, कौन नहीं है, सवाल बनेगा, ठीक है। जिला पंचायत त्रिस्तरीय में सबसे ऊंचाई पर है। दूसरा स्तर है क्षेत्र पंचायत, यह आपके ब्लॉक स्तर पर बनती है। इसे मध्य स्तरीय निकाय कहते हैं, यानी सबसे ऊपर जिला पंचायत है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत है। इन दोनों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है क्षेत्र पंचायत, जो किस स्तर पर होता है? ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। जो क्षेत्र पंचायत होता है, इसके सदस्यों का चुनाव भी वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। जो प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं, ध्यान रखना, जिला पंचायत के जो मुख्य हैं उनको अध्यक्ष कहते हैं। क्षेत्र पंचायत का जो मुख्य होता है उसे प्रमुख कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत के प्रधान को, प्रमुख को क्या कहते हैं? प्रमुख, उप प्रमुख, ठीक है। इनको कौन नियुक्त करता है? ये अप्रत्यक्ष रीति से, यानी हम केवल ब्लॉक सदस्यों को चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनते हैं, वो जाकर ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख को बनाते हैं, ठीक है।
एक क्षेत्र पंचायत में मैक्सिमम 40 और कम से कम 20 सदस्य हो सकते हैं। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जितने ग्राम प्रधान आते हैं, लोकसभा सदस्य आते हैं, राज्यसभा, विधानसभा, वो सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। इसके बाद आती है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन उन पर्वतीय इलाकों में होता है जहां पर 500 की आबादी है, यानी कम से कम आपके गांव में या आपके आसपास के गांवों को मिलाकर 500 लोगों की अगर आबादी होगी तब जाकर के ग्राम पंचायत बनेगी। ठीक है। तो कम से कम 500 लोग होने चाहिए पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों में 1000। ठीक है। और 10,000 से कम होने चाहिए। 10,000 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो नगर पंचायत बना दी जाएगी। तो 10,000 के कम है तो भी आपके इलाका ग्राम पंचायत में आ जाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ग्राम पंचायत में सदस्य 5 से 15 के बीच में हो सकते हैं, यानी न्यूनतम 5 है, अधिकतम 15। जो उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम था जो 2016 में लागू हुआ, उसके अनुसार यह संख्या 7 से 15 है। ठीक है। प्रधान बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। सदस्य बनने की उम्र 21 वर्ष है, वोट डालने की 18। ठीक है। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। यानी जैसे एक पूरा गांव है, ठीक है, उस गांव से कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, वो जीते, तो वे हो गए ग्राम पंचायत सदस्य। और उस पूरे गांव में जो जो वोट देने वाला व्यक्ति है, वोट दे सकता है, मतदाता है, उन सबको मिलाकर के जो बनेगी उसे कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उनका नाम निर्धारित करने आदि का काम कौन करती है? राज्य सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुनाव आयोग आपने टिक नहीं करना है। कौन सा क्षेत्र में किसे ग्राम सभा घोषित किया जाएगा, किसे नहीं किया जाएगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, नाम क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? राज्य सरकार करती है, चुनाव आयोग नहीं। ठीक है। किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। मैक्सिमम साल में 2 बैठकें होती हैं, इन पे भी वही लॉजिक लगता है, 6 महीने के अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई नई ग्राम पंचायत बनती है तो 30 दिन के अंदर अंदर उनकी पहली बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का जो सचिव होता है उसे हम वीडीओ कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। एक वीडीओ सामान्यतः 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है, यानी 5 ग्राम पंचायतों का एक ही व्यक्ति वीडियो होता है नॉर्मल तौर पर। ठीक है। तो ये हमने ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको देखा। अब शहरी स्तरों पे जो नगर निकाय प्रणाली है उसको देखते हैं। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? यह क्वेश्चन पेपर में बना था। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली 1916 में शुरू हुई। किसके तहत इसे शुरू किया गया? तो 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम आया था और इसी के साथ उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई 1916। ठीक है। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 1993 में 74वें संशोधन के द्वारा। पंचायती राज को या पंचायती राज व्यवस्था को कब दिया गया? तो आप कहेंगे 1993 73वां संशोधन। ठीक है। अब नगर निकायों की बात करते हैं। नगर निकायों के लिए जनसंख्या पूछी जाती है कि कितनी जनसंख्या पर नगर निगम बनता है, नगर पालिका बनती है या नगर पंचायत बनती है। देखिए, नगर निगम बनाने के लिए न्यूनतम मैदानी जनसंख्या 1 लाख और पहाड़ी जनसंख्या 90,000 होनी चाहिए। यानी कम से कम 1 लाख जनसंख्या अगर है किसी मैदानी इलाके में या पहाड़ी इलाके में 90,000 तक, तो नगर निगम बन सकता है। ठीक है। नगर निगम में जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसे मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, इस चीज को ध्यान रखना। जिला पंचायत के प्रमुख को नहीं चुन रही थी, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को नहीं चुन रही थी। नगर निगम में जनता मेयर को भी चुनती है और पार्षदों को चुनती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सारे हम पार्षद चुनेंगे और ये पार्षद जाकर फिर मेयर चुनेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। राज्य में नगर निगम में हम पार्षदों को भी चुनते हैं और मेयर को भी चुनते हैं। ठीक है। जो नगर प्रमुख होते हैं यानी मेयर, महापौर होते हैं और जो पार्षद होते हैं, इनका चुनाव जनता करती है। जो डिप्टी मेयर होता है इसे पार्षदों के द्वारा या मेयर के द्वारा चुना जाता है, यानी वो डायरेक्ट नहीं चुना जाता जनता के द्वारा, लेकिन मेयर डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में 9 नगर निगम हैं। देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है,
कोटद्वार और श्रीनगर। विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित, पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हमारा जो एकमात्र नगर निगम है वो श्रीनगर है। ठीक है, अब बात करें नगर पालिका परिषद की। मैदानी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक हो तो नगर पालिका बन जाएगी। पहाड़ों में 90,000 तक हो तो भी नगर पालिका बन जाएगी। इससे ऊपर हो गई तो नगर निगम, इससे कम है तो आपका नगर पंचायत। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में नगर पालिका की संख्या 45 है। सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका है। ठीक है, नगर पंचायत की बात करें तो 5 से 50,000 जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र में है तो वहां पर नगर पंचायत, इससे भी कम है तो फिर हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर आ जाएंगे। ठीक है, कुल नगर पंचायतें वर्तमान में 51 है, जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी के डेटा है उसके अनुसार। 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर चुनाव नहीं होते हैं, वहां पर मनोनीत पंचायतें हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ये 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर इलेक्शंस नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करी। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट आयोग के बारे में यहां पे बताया गया है, उनको भी साथ में कवर कर लेते हैं। पहला है उत्तराखंड निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका गठन 30 जुलाई 2001 को किया गया था, आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था दुर्गेश जोशी, और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं मई 2025 में वो है सुशील कुमार। तो गठन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही उन चुनाव को करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग कब बना, तो 30 जुलाई 2001 को बना। ठीक है, दूसरा प्रमुख आयोग जो दिया है वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसका गठन हुआ 15 मई 2001 को। अनुच्छेद 315 के तहत ही इसे बनाया गया। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। इसके पहले अध्यक्ष NP नवानी थे। इसमें इसकी संरचना कैसी है, तो इसमें 1 अध्यक्ष होता है, उसके अलावा 6 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ठीक है, जो लोक सेवा आयोग होता है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी अपने वार्षिक काम की रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोक सेवा आयोग के मई 2025 में, तो डॉक्टर रविदत्त गोदियाल, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट लाइनर्स हमने यहां पर लिखे हैं जो पूछे गए हैं आपसे पेपर में। राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, मुख्य सचिव, ऊपर हमने विस्तार से बात करी। राज्य में राजस्व पुलिस यानी रेवेन्यू पुलिस, जिसे गांधी पुलिस भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई, 1874 से। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने थे, तो कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियां उस समय शामिल थी, और गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियां उस समय आती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उस समय की प्रशासनिक इकाई पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है जिसमें प्रतीक चिन्ह है, हमने विधानसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में, विधानमंडल, अंतरिम विधानसभा चुनाव, उन सबको डिटेल में देखा। पंचायती राज चुनाव के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, नगर निकायों के बारे में, उत्तराखंड के जिलों का गठन कैसे हुआ उनके बारे में डिटेल से और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से कवर किया। पहला पूरा चैप्टर आपका इन नोट्स के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। अब आप उसे जब चाहे यहां से रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दूसरी क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को आप विजिट करें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।